नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत अपनी बिजली और ईंधन की जरूरत पूरी करने के लिए कई तरह के ऊर्जा स्रोत पर काम कर रहा है। इसमें पानी से बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा शामिल है। इसका मेन रीजन ये है कि इससे भारत किसी एक ऊर्जा स्रोत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा और लंबे समय में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। देखते हैं अगली खबर। केन्या ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग का समर्थन दोहराया है। ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। दूसरे देशों का समर्थन मिलने से भारत की इस मांग को और ताकत मिलती है। भारत ने 2026 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और कुल 35 मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य ये है कि भारत में तलवारबाजी जैसे खेलों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन तेजी से बेहतर हो रहा है और इससे नए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। लखनऊ में गोमती नदी को गंदे पानी से बचाने के लिए नई योजना तैयार की गई है। इसमें सीवेज यानी शहर का गंदा पानी नदी में जाने से रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। अगर यह पहल सफल होती है तो नदी का पानी साफ होगा और आसपास के लोगों तक पर्यावरण को फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है और कहा है कि भारत अपने देश के हित को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। ऐसे बयान दिखाते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में भारत की भूमिका को महत्व दिया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की 2025-26 रिपोर्ट जारी की है। इसमें नई तकनीक को सिर्फ बनाने के बजाय उसे असली जिंदगी में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। लोग अपने घरों और अलग अलग जगहों पर तिरंगा लगा रहे हैं। इसका मकसद लोगों में देश के प्रति जुड़ाव और एकता की भावना बढ़ाना है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में सेना से जुड़े कुछ ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इससे पाकिस्तान में चल रहे सुरक्षा तनाव का पता चलता है और इसका असर वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी से लड़ने के लिए सरकार ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। कुछ राज्यों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मान भी दिया जाएगा। ये क्यों जरूरी है, तो आइए जानते हैं। डिजिटल सिस्टम से इस अभियान की जानकारी और काम की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी और अनीमिया मुक्त भारत बनाया जा सकेगा। सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरसिमरत कौर से फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। लातविया और जमैका में भारत पूर्व के कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रम में भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। विदेशों में ऐसे कार्यक्रम भारत की संस्कृति और दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों में मिलकर तैयारी का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में युवाओं ने 330 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली। इतनी बड़ी तिरंगा रैली स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों की भागीदारी और देशभक्ति को दिखाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल की अपर लेक में तिरंगा बोट यात्रा में हिस्सा लिया। इससे राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए किया गया है। जुलाई में भारत का सामान और सेवाओं का विदेशों में निर्यात 19.63% बढ़कर 44.24 अरब डॉलर हो गया है। इससे ज्यादा निर्यात का मतलब भारत अब दूसरे देशों तक सामान ज्यादा पहुंचा रहा है। इससे उत्पादन और रोजगार को भी फायदा मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024-25 के लिए चुने गए कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान की। इससे देश की कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कलाकारों को पहचान मिलती है। सरकार की बायो E3 नीति के तहत पेट्रोलियम जैसे पुराने ईंधन आधारित सामान की जगह जैविक चीजों से नए उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया है। इससे भविष्य में पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बनाने में मदद मिलेगी। मानसून सत्र के इस दौर में हंगामे के कारण राज्यसभा में काम करने का समय काफी कम रहा और इसके काम की क्षमता 39% रही। जुलाई 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा करीब 31.5% बढ़कर 13.05 अरब डॉलर हो गया है। सरल भाषा में समझे तो भारत ने विदेश से जितना खरीदा उसके मुकाबले विदेशों में बेचने से कम पैसा आया है। अगर ये अंतर ज्यादा बढ़ता है तो देश के विदेश व्यापार और डॉलर की जरूरत पर दबाव पड़ सकता है। 13 अगस्त को शेयर बाजार में मिला जुला कारोबार रहा। दिन के अंत में सेंसेक्स बढ़ा जबकि निफ्टी गिरकर बंद हुआ। आरबीआई ने बैंकों और दूसरी कर्ज देने वाली संस्थाओं में ब्याज दर तय करने से जुड़े नियमों को ज्यादा एक जैसा बनाने के लिए नया मसौदा जारी किया है। इससे कर्ज लेने वालों के लिए ब्याज कैसे तय होता है उसमें ज्यादा साफ सफाई और एक जैसा तरीका आने की उम्मीद है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त ने भारत और केन्या के बीच रिश्तों की अहमियत पर बात की। दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा और विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ने वाली है। उन्होंने परिवार को ज्यादा समय देने का फैसला किया है। लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। दोनों सदनों को अनुचित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए हैं। गुजरात के नमो गुजरात कौशल्य एवं रोजगार मिशन से जुड़ने के लिए 250 से ज्यादा संस्थानों ने प्रस्ताव दिए हैं। ज्यादा संस्थान जुड़ेंगे तो युवाओं को अलग अलग काम के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। राज्यसभा में खान और खनिज से जुड़े कानून में बदलाव वाला MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया। इसमें खनिज क्षेत्र में टैक्स और फीस की व्यवस्था को ज्यादा साफ और एक जैसा बनाने पर जोर दिया है। वंतारा फाउंडेशन ने असम में अपने खर्च पर 3 वन्य जीव बचाव और इलाज केंद्र बनाने पर प्रस्ताव दिया है। घायल या मुसीबत में फंसे जंगली जानवरों को बचाने, इलाज देने और दोबारा सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में ऐसे केंद्र मदद कर सकते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीजों में
तक लगने वाली चिप बनाने और एआई तकनीक को बढ़ावा देने पर काम तेजी से चल रहा है। चिप और एआई आज मोबाइल, कार, सुरक्षा, अंतरिक्ष और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में जरूरी है। इससे भारत की दूसरे देशों पर तकनीक निर्भरता कम होगी। सरकार ने बताया कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और दूसरे जरूरतमंद वर्गों तक कई सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा जा रहा है। इन योजनाओं का असली फायदा तभी होगा जब मदद उन लोगों तक पहुंचेगी जिनकी इन्हें सख्त जरूरत है। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 265 तक पहुंच गई है, जबकि 496 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव टीमों के लिए लापता लोगों को ढूंढना और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।